Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome to my channel again. So today we are talking about drama. So you know that drama evolved from Anglo-Norman age, and then it continued till today. Then in the meantime, drama suffered so many changes, and even the conception of tragedy that also went through so many changes from the beginning till and even from Grecian time to the present. So today in this video we are going to talk about the evolution of English drama, and let us check out the video. Stay tuned. Talking about English drama, and we'll be talking about drama that was developed in England, or we'll also give some reference to American drama, but primarily we are going to focus on the evolution of English drama. अगर हम ड्रामा की ओरिजिन की बात करें इंग्लैंड में, सो दैट सीम्स वेग, क्योंकि कोई सर्टेन एविडेंस इसके बारे में अवेलेबल नहीं है. However, it can be traced back from century of succeeding Norman conquests to England in 1066. और कहा जाता है कि यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस यकीन रखते हैं इस चीज़ पे कि शायद नॉर्मन्स ये ट्रेडिशन अपने साथ लेके आए. ये भी कहा जाता है कि जो पहले रहने वाले यहाँ पे रोमन्स थे जिन्होंने अटैक किया यहाँ पे इंग्लैंड में आके सेटल हुए, उन्होंने यहाँ पे एम्फीथिएटर्स डेवलप किए और कुछ प्लेस भी प्रोड्यूस किए, लेकिन उनके जाने के बाद ये थिएटर्स खत्म हो गए. अब जो टर्म है ड्रामा, ये ग्रीक वर्ड जो है उससे निकला है जिसका मतलब है एक्शन और टू एक्ट और टू डू. So William J. Long जो है, he argues that drama is an old story told in the eye, a story put into action by living performers. तो इसलिए जो ड्रामा है ये एक कंपोजिशन की एक फॉर्म है, like for performers in the theater in which the actors take role for certain characters and they perform a certain action and utter a certain dialogue. So that's what happens in a drama. इंग्लैंड में जो ड्रामा था इसके ओरिजिन जो है वो रिलीजियस ओरिजिन है और चर्च उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. इस रिलीजन के इस एसोसिएशन और इस ओरिजिन के अलावा जो लैटिन चर्च था उसने कंडेम कर दिया था रोमन थिएटर को फॉर वेरियस रीजंस. इसलिए जो ड्रामा था ये 10th सेंचुरी तक सही तरह डेवलप नहीं हो सका. जब चर्च ने यानी ड्रामेटिक एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहा अपनी सर्विसेज के लिए, सर्टेन फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के लिए, तब इसकी कुछ ओरिजिन स्टार्ट हुआ. और ये जो मोटिव था चर्च का वो ये था कि एलिमेंट्स लोगों के अंदर डेवलप हों. अब इसमें बेसिकली इट वाज सर्टेन दैट द पर्पस वाज डाइडेक्टिक, कि वो लोगों की इस्लाह चाहते थे और वो रिलीजन की एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहते थे बिलीवर्स को. अब जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग चर्च ड्रामा है वो उसमें हमारे पास क्वेम क्वारिटिस ये एक प्ले था जो कि जीसस, थ्री मैरीज, एंजल, ये इनके बारे में था. उसमें कन्वर्सेशन थी उनकी एंजल के साथ, उसमें लैटिन के 4 सेंटेंसेस से. बेसिकली ये जो है ये एक रिलीजन के हवाले से बड़ा फेमस हुआ और दिस ड्रामा कॉल्ड liturgical drama. So liturgical drama was like in which the story was taken from the scriptures, यानी holy scriptures से story ली जाती थी. तो ये चीज़ बड़ी मशहूर हुई और इसको बाद में तमाम चर्चेज में तो नहीं इसको परफॉर्म किया जाता था. However, कुछ मोनेस्ट्रीज और कैथेड्रल्स थे जो कि इस तरह के प्लेस को परफॉर्म करते थे. इसी टाइप के लिटर्जिकल ड्रामा से मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस जो थे ये इवॉल्व हुए. फ्रांस में जो मिरेकल प्लेस थे वो रिप्रेजेंट करते थे सेंट्स की लाइफ को, और मिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट करती थी कोई भी ऐसा सीन जो कि स्क्रिप्चर से लिया जाता था. Like miracles were about the saints and their lives, or miracle was about Bible and scriptures. So England में कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं थी इन दोनों के दरमियान में. सो जो द टर्म मिरेकल प्ले, इट वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी स्टोरी. इट वाज टेकन फ्रॉम स्क्रिप्चर और द बाइबल और द लाइफ ऑफ सेंट्स, तो वो उसमें उसको मिक्स कर देते थे, लेकिन जनरली इनके दरमियान डिफरेंस था.
अब जो अर्लीस्ट हमारे पास रिकॉर्डेड मिरेकल प्ले है इंग्लैंड में, दैट वाज लूडिस सांता डी कैथरीना। सो ये ये परफॉर्म भी हुआ, और इसके बारे में ये नहीं पता कि ओरिजिनल प्ले किसने लिखा, लेकिन जो फर्स्ट इसका वर्जन था दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ फ्रेंच स्कूल टीचर जेफरी फ्रॉम सेंट एल्बनस। तो ये जो है एल्बन्स से ये था, इसने इसको प्रिपेयर किया। ये जो प्ले था ये तब ये लैटिन और फ्रेंच में दिए जाते थे। सो जो मिरेकल प्ले है इट अट्रैक्टेड सो मैनी पीपल, इसकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ क्योंकि पीपल कुड सी पीपल एक्टिंग ऑन स्टेज, तो वो बड़ा उन्हें महसूस करता था। लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चला, एलिज़ाबेथन के आने से पहले ये लोग इस चीज से भी तंग आ चुके थे। सो बेसिकली ये जो था ये पहले चर्च के अंदर परफॉर्म होता था, फिर ये चर्च के बाहर भी परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। मिरेकल प्ले के बाद चर्च जब बाहर आया तो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, टाउन्स, गिल्ड्स, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्रोडक्शन स्टार्ट की। कुछ चेंजेस इस टाइम में हुई, लेकिन 14th और 15th सेंचुरी में जो प्लेस थे ये एक लोकल लैंग्वेज के अंदर भी परफॉर्म हुए, और जो एक्टर्स थे जरूरी नहीं कि वो क्लर्जीमैन हो, क्योंकि पहले सिर्फ क्लर्जीज परफॉर्म करते थे। अब जो थे वो प्रोफेशनल एक्टर्स थे जो कि ट्रेंड थे, और वो बड़े केयरफुली सिलेक्ट किए जाते थे क्योंकि दीन का मामला था। सो ये जो प्लेस थे ये टाउन स्क्वायर में परफॉर्म किए जाते थे, और उसमें लाइक मूविंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, और उसमें लोग इसको इजीली देख सकते थे। स्टेज के उस जमाने में 3 पार्ट्स हुआ करते थे, हेल, अर्थ एंड हेवन। सो हेल जो थी वो लेफ्ट साइड पे थी, अर्थ जो थी वो सेंटर में होती थी, और जो हेवन थी वो राइट साइड पे होती थी। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रॉप्स भी यूज होते थे, और उसमें कुछ लाइक हेड ऑफ ड्रैगन विद रेड जॉज और मॉन्स्ट्रस माउथ विद फायर। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता था हेल को, और डेवल कैरेक्टर्स होते थे जो कि वहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेशन करते थे। सिमिलरली जिस तरह डॉक्टर फॉस्टर्स में हम देखते हैं, सो यहाँ पे अर्थ को भी रिप्रेजेंट किया जाता था, सिमिलरली हेवन को रिप्रेजेंट किया जाता था गॉड से, सेंट से, एंजल से, बाइबल से। तो बेसिकली ये पर्सोनिफाइड एलिमेंट्स भी इस टाइम में बहुत ज्यादा यूज होते थे। अब जब क्वीन एलिजाबेथ का टाइम आया तो चर्च जो था रोमन कैथोलिक चर्च वो अपनी वैल्यू खो चुका था, और मार्टिन लूथर की राइटिंग्स की वजह से एक नया सेक्ट प्रोटेस्टेंट चर्च डेवलप हो चुका था, और इस वजह से जो स्ट्रिक्टनेस थी और जो पाबंदियां थी सेटर्स के ऊपर वो उठा ली गई या उनको उठा दिया गया। अब जो कॉन्सेप्शंस थे मिरेकल प्लेस के या मिस्ट्री प्लेस के, जिसमें पर्सोनिफाइड एलिमेंट्स थे या सब ड्रामा चर्च के आसपास घूमता था, अब वो चीजें खत्म हो गई, और यहाँ पे नए कैरेक्टर्स आए जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे, इंसानों को रिप्रेजेंट करते थे। तो इस चीज ने लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, और लोग एक बार फिर ड्रामा की तरफ खींचे चले आए, और दिस इज नोन एज एज ऑफ ड्रामा। नई सेंस में वी फाइंड के बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंजेस आई। इसमें जो बानी है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा दैट इज शेक्सपियर, जिसको अपस्टार्ट क्रो भी कहा गया ग्रीन की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी विट्स में था। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो थे दे इंक्लूडेड क्रिस्टोफर मॉलो, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस कैड। ये जो लोग थे ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। इनमें सिर्फ एक था जो कि इन यूनिवर्सिटीज का मेंबर नहीं था, थॉमस कैड, बट वो इन ही विट्स के साथ कंसिडर किया जाता है। सो ही वॉज द वन जिसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी, और इससे 2 चीजें शेक्सपियर ने बोरो की, एक रिवेंज ट्रेजेडी और एक प्ले विद इन अ प्ले जो कि हैमलेट में माउस ट्रैप के नाम से हैमलेट परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे अब जो वो रिलीजियस और डायडेक्टिक थीम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए, और यहाँ पे रियल लाइफ स्टोरीज शुरू हुई, जिसमें जो फोकस था वो इंसानों पे था, इंडिविजुअलिज्म पे था, ह्यूमनिज्म पे था, और लोग बड़ा इस चीज में इंटरेस्ट लेते थे कि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, अब वो मिस्ट्री या मोरालिटी प्लेस नहीं देख रहे। अब इस टाइम में ये था कि जो लोग थे वो कॉमन एक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे जो कि मुख्तलिफ स्टेजेस परफॉर्म करते थे,
और स्टेज को परफॉर्म करने के लिए एक्टिंग कंपनीज थी जिन्होंने मैनेजर्स रखे थे, मैनेजर्स आगे से एक्टर्स को हायर करते थे और कई एक्टर्स जो थे वो एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे या कई यानी जिस तरह कभी एक कंपनी के साथ काम किया, कभी दूसरी कंपनी के साथ काम किया, सो इस तरह वो स्विच करते रहते थे। शेक्सपियर हिमसेल्फ वाज द बैक स्टेज हेल्पर जिसने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया अपने आप को, एंड देन ही बिकेम लाइक ड्रामाटिस्ट एंड देन द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो इस जमाने में भी वी फाइंड कि जो उसने इन ट्रेजेडीज के अंदर भी दो सिस्टम वाज डेवलप्ड, लेकिन फीमेल्स को अभी तक वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी कि दे कुड कम एंड परफॉर्म। सो they were not part of drama, rather जो फीमेल के रोल्स थे वो परफॉर्म करते थे यंग बॉयज जो कि लाइक दे वुड परफॉर्म फॉर विमेन और विमेन को अलाउ नहीं था स्टेज पे आना। सो इसमें लाइक कॉमिक एलिमेंट्स भी डेवलप हुए जो कि हम ट्रेजेडी के फौरन बाद देखते हैं, जिससे कॉमिक रिलीफ कहा जाता है। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एलिज़ाबेथन थिएटर। अब एलिज़ाबेथन थिएटर में कोई चीज़ जो हुई कि ट्रेजेडी जो थी अब वो स्टेज पे परफॉर्म होना शुरू हो गई, जो कि पहले किसी ज़माने में स्टेज पे परफॉर्म नहीं होती थी। इवन ग्रीक्स के टाइम में हम देखते हैं कि ट्रेजेडीज जो थी वो बैक स्टेज पे होती थी, तो वो स्टेज पे होना शुरू हो गई, यानी जो डेथ्स होती थी, किलिंग्स, मर्डर्स, वो स्टेज पे होना शुरू हो गए। सुपरनैचुरल एलिमेंट स्टेज पे दिखाना शुरू कर दिया और उसके बाद एक कॉमिक रिलीफ आ जाता था। इस टाइम में शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स जिसमें हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो एंड मच अडू अबाउट नथिंग, द विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, इस तरह के बहुत सारे शोरे आफाक जो प्लेस थे वो उसने लिखे और जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। रोमियो एंड जूलियट, एंटोनी एंड क्लेयोपैट्रा जिसमें मोहब्बत की दास्तानें सुनाई उसने। सेम इसी तरह इससे पहले आने वाला जो मॉलो है उसकी डीडो, क्वीन ऑफ कैथरेज, जू ऑफ माल्टा एंड स्पेशली डॉक्टर फॉस्टस इन ए ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो उस जमाने को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिमिलरली बेन जॉनसन का द अल्केमिस्ट और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सारे के सारे वर्क्स इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि लोग जो थे they wanted to find such acting skills, such themes on the stage, such people on the stage who were the real life-like people, जिनको वो दुनिया में जानते थे। आगे जब प्यूरिटन्स का टाइम हुआ तो प्यूरिटन्स के टाइम में स्टेज जो है काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट साबित हुए अपने रूल्स में, तो उन्होंने स्टेज को नहीं चलने दिया। यही रीज़न थी कि उसके बाद जब दोबारा से स्टेज को चार्ल्स टू के दौर में इम्पोर्टेंस मिली तो उसमें बहुत सारी खराफात शामिल हो गई, बहुत ज़्यादा लूजनेस और ओपननेस उस चीज़ का हिस्सा बन गई। तो रेस्टोरेशन टाइम जिसमें चार्ल्स टू वापस आया, उसमें हमारे पास द वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, द इंडियन क्वीन, इंडियन एम्परर और द क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको, सीक्रेट लव, और ये बहुत सारे वर्क्स लिखे गए। उसके अलावा फिर जो थे ये सारे के सारे ड्राइडन की कॉमेडीज थी। इसके अलावा ड्राइडन जो कि चीफ ट्रेजेडियन और कॉमेडियन था एंड ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेस्टोरेशन एज, उसने द इंडियन एम्परर, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा एंड औरंगजेब एंड ऑल फॉर लव, ये उसके ट्रैजिक वर्क्स थे जो कि इसने ड्रामाई फॉर्म में लिखे। एंड देन कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप हुआ इसी टाइम के अंदर जो कि उस लूजनेस और अरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर के ऊपर एक सेटायर थी, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रामास इसके अंदर फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी फाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, अ कॉमेडी ऑफ मैनर, दो इट केम लेट, लेकिन दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वर्जन ऑफ कॉमेडी। एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर प्ले था। सो इसमें बेसिकली सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, लव बर्ड्स होते हैं, डबल इंटेंडेंट्स और थोड़ी सी वल्गर लैंग्वेज यूज होती है, सिटी टू कंट्री साइड और कंट्री साइड टू सिटी एक ट्रेवल होता है, इलिसिट रिलेशन होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, जो उस जमाने में उस सोसाइटी का खासा था, जिसमें फोर्जरीज थी, जिसमें धोखा था, जिसमें झूठ था, डिसीट था, ये सारी चीज़ों को इसमें फोकस किया गया। रोमांटिक पीरियड में बायरन, कीट्स, शेली, इन्होंने ड्रामास लिखने की कोशिश की, लेकिन
उनकी जो अटेम्प्ट्स थी दे प्रूव्ड फेलियर बिकॉज उस जमाने में जो ट्रेंड्स डेवलप हो चुके थे वो वल्गैरिटी के हवाले से, लूजनेस और ओपननेस के हवाले से, these poets could not go down or descend to a level to be considered vulgar. So इन्होंने फिर उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी. So this was the age of poetry, not the age of drama. So इस एज में बहुत कम प्लेस लिखे गए या बहुत कम प्लेस पॉपुलर हुए. मेलोड्रामा की डेवलपमेंट देखते हैं हम इसी टाइम में, जो कि लाइक इट इज द पॉपुलराइजेशन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड गोथिक. सो ये इन दोनों फैक्टर से मेलोड्रामा सामने आया कि वी फाइंड दैट इवेजन ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग लॉज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, और यहाँ पे लिटरेरी जो मेरिट था उसकी कमी थी. मेलोड्रामा जो था इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा फॉर्म बन के सामने आई 19th सेंचुरी में, ताकि उसमें वी फाइंड के बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट थीम्स डेवलप किए इन्होंने. बहुत ज़्यादा ड्रामास को, मेलोड्रामास को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और 1802 और अ टेल ऑफ मिस्ट्री ये जो थे ये पहले इंग्लिश ड्रामास, मेलोड्रामास बने जो कि इंग्लैंड में दिखाए गए. जस्ट लाइक रोमांटिक पीरियड जो विक्टोरियन ड्रामा था, ये भी एक वी फाइंड इट एक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पे फिक्शन का टाइम था. सो पोइट्री और फिक्शन रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में साथ साथ चल रहे थे. तो इस टाइम में भी वी डोंट फाइंड एनी फर्दर डेवलपमेंट इन ड्रामा साइड और इन स्टेज कल्चर. स्टिल उस टाइम में ब्राउनिंग का जो स्ट्रैफोर्ड था एंड अ बोल्ट इन Sachin and Column's birthday, so they had a similar fate, like and Tennyson ka jo Queen Mary, the Cup and the Becket, they were more successful than others, but their success was due to their excellence in production. So Swinburne ke jo plays the, like isme we find ke like वो ज़्यादातर रीडिंग के हवाले से थे बजाय इसके कि ज़्यादा उन्हें स्टेज के ऊपर प्रोड्यूस किया जाए. सो यहाँ पे जो ड्रामा था वो अब इसमें रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लिखा जा रहा था बनिस्बतन के उसकी एक परफॉर्मेंस के हवाले से. सो 20th सेंचुरी जो ब्रिटिश थिएटर है इसके बारे में कहा जाता है कि ये डबलिन में स्टार्ट हुआ with the foundation of the Irish Literary Theatre by William Butler Yeats, उसके साथ Lady Gregory and mise-en-scene. So उनका जो purpose था, it was to provide a specific Celtic and Irish venue that produced works like a stage, like the deeper emotions of Ireland. तो ये लोग बड़े patriotic थे, तो वो उस हवाले से बड़ा ज़्यादा अपने मुल्क को लेके सामने आते थे, उन themes को लिखते थे. तो जिस तरह डबलिनियर्स लिखा गया अबाउट डबलिन, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. इसके अलावा हमारे पास जो बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उसमें हमारे पास जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जिसने बेशुमार क्लासिक ड्रामास लिखे. इसमें हमारे पास पिग्मेलियन इज एन एग्जांपल, द डॉक्टर्स डायलेमा एंड द डेविल्स डिसिपल. ये ऐसे वर्क्स थे, लाइक इसको बहुत ही प्रोलिफिक कहा जाता है आफ्टर शेक्सपियर. इफ समवन इज सो प्रोलिफिक दैट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. अब जो आने वाले अब जो मॉडर्न टाइम है इसमें हमारे पास रियलिज्म और मिथ बड़ी थी. सो फ्राइड जो है उसने इंस्पायर्ड किया मिथ्स को, ड्रीम्स को, और प्ले राइट्स जो थे उसके साइको एनालिसिस की स्टडी से बड़े इंस्पायर हुए. और कार्ल जंग की उस फिलोसफीज के साथ ये जो दोनों साइकियाट्रिस्ट हैं इन्होंने प्ले राइट्स को मिथ्स को इनकॉर्पोरेट करने पे मजबूर कर दिया अपने प्लेस के अंदर, और उसका रिजल्ट हम देखते हैं अमेरिकन प्लेस में बहुत ज़्यादा, जिस तरह यूजीन ओनील का मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एंड लॉन्गेस्ट जर्नी टू नाइट, वो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके चलता है. पोइटिक रियलिज्म आया इसी टाइम के अंदर, जो कि हम देखते हैं जॉन मेलिंगटन, W.B. Yeats और लेडी ग्रेगरी ये पोइटिक रियलिज्म के ऊपर लिखते थे. उन्होंने इस चीज़ को बड़ा टारगेट किया. So their portrayal of peasant life was often unappealing and many audiences reacted cruelly.
For many plays that are poetically realistic often have unpleasant themes running through them, such as lust between a son and his stepmother, or the murder of a baby to prove love. So ये basically जिसमें incestual ideas थे, ये भी किसी हद तक फ्राइड के मरहूने मिन्नत थे. Women जो है female characters, they progress from the downtrodden useless women to an empowered or emancipated women, जो कि थीम उस जमाने में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था. So they were used to pose subversive questions about the social order. Many female characters portray the author's masculine attitudes about women, like in Hedda Gabler, and their place in society. और इसमें जो फीमेल है उनको empowerment बढ़ती गई. G.B. Shaw was one of the first English playwrights to follow Ibsen's influence and create roles of real women. जिससे उसने हेडा गैबलर बनाया, तो इसने यहाँ पे मिसेस वेरन, मेजर बारबरा और पिग्मेलियन, ये जो इसके हैं, इसमें we find lead roles of women जो कि G.B. Shaw ने डेवलप किए. So इसमें वो सोसाइटी से थोड़ा सा हट के चले and they gave prominence to women. Then political theater and war, ये भी इसी टाइम में डेवलप हुआ, और इसमें we find के बहुत सारे like iconoclast किस्म के themes आए सामने, जिसमें women, gay men, lesbian, ethnic और racial groups और poor groups, इन सारों को बहुत ज़्यादा एक तरवीज मिली, बहुत ज़्यादा इनको हाइप दी गई. पॉलिटिकल इश्यूज और थीम्स को, प्रोपेगेंडास को ये सामने लाया गया. वर्ल्ड वॉर के हवाले से चीज़ों को एक प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ किया गया, और इसमें बेसिकली जो एक कंसंट्रेशन थी बिफोर वर्ल्ड वॉर वन. So it also produced a Dada movement that which was predecessor to surrealism and expressionism. अब जो इसमें मॉडर्न ड्रामा था, इसमें भी फाइंड रियलिज्म, जो कि रियलिज्म बहुत था. अब वो माइथोलॉजिकल और स्टीरियोटिपिकल जो कैरेक्टर्स थे उससे हट के जो क्लास कॉन्शियसनेस और वो यानी जो रियल लाइफ सिचुएशंस थी उनके ऊपर लोगों ने लिखना शुरू किया. रियलिस्टिकली लिखा, एक मिरर है वो दिखाया सोसाइटी को, बिकॉज दीज पीपल वांटेड टू अमेंड सोसाइटी बाय शोइंग द रियलिटी टू देम. और सोशल रियलिज्म इसका ही एक पार्ट है जो कि 1930s के प्लेज में हमें नजर आता है. So this realism had a political conscience behind it, because the world was in depression, and these plays painted a harsh picture of the rural poverty. The drama began to aim at showing governments and the penalties of unrestrained capitalism and the depression that economies created. और इस स्टाइल को कंट्रीब्यूट करने वाला G.B. Shaw था, जिसने इस टॉपिक के ऊपर भी लिखा. Then we have avant-garde theater, जो कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी कहलाता है, और ये वेस्टर्न थिएटर के तौर पे शुरू हुआ लेट 19th सेंचुरी में. अल्फ्रेड जेरी और उसके यूब प्लेज, जो कि एज अ रिजेक्शन ऑफ बोथ द एज इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल द डोमिनेंट वेज ऑफ राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग प्लेज. तो ये एक रेडिकल किस्म की मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई, और इसमें we find certain more things. We also have absurdist theater, absurdist drama, जिसको existentialist theater भी कहा जाता है. So it put a direct perception of a mode of being above all abstract consideration. It talked about existence. It talked about absurdity of life, or is that existence worth it or not? So ये poetic lyrical theater था जो कि develop हुआ, or like it was based on situations and concrete imagery. Language was generally downplayed. Symbolism, Dadaism और the offspring जो हैं और surrealism वगैरह, ये चीज़ें इसमें develop हुई. Theater of cruelty and expressionism all fall into this category. So वो सारे जो हैं इसके बाद में इससे कहीं ना कहीं linked हैं या इससे produce हुए. Dadaism जो है और Dada, it was a reaction against World War One. Like बहुत सारी movements आई, so उनकी तरह Dada जो है that also included writing, painting and poetry as well as theater. So many Dadaist जो थे writers, they wrote manifestos dealing with their beliefs, which normally outlined their disgust in colonialism and nationalism, and they tried to be the opposite of the current
एस्थेटिक्स एंड वैल्यूज, so वो इन चीजों के अगेंस्ट जाते थे and they wanted to write differently. So the more data offended, the better. It was considered to be the anti-art. It rejected the values of society and turned everything on its head, preferring to disgust and offend. So these people were totally against warfare, nationalism, colonialism के जो conceptions develop हो रहे थे, ये लोग उसके खिलाफ थे. Symbolic और aestheticism, ये जो symbolism था, ये इसको इंग्लैंड में aestheticism भी कहा जाता था. सो ये एक बड़ा स्टाइलाइज्ड फॉर्म था ड्रामा का, जहाँ पे ड्रीम्स और फैंटेसीज को दे वर कॉमन प्लॉट डिवाइसेस. सो एस्थेटिसिज्म वाज यूज्ड बाय न्यूमरस प्लेराइट्स फ्रॉम येट्स टू पिंटर, और उसमें द स्टेजिंग वाज हाई स्टाइल्ड इन दिस, और यूजुअली यूजिंग मिनिमल सेट पीसेस एंड वेग ब्लॉकिंग. सो बड़ा एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल था जो कि इसमें यूज होता था. Surrealism again, जिसमें which was based on mystical, और ये एक राइटर का पोटेंशियल था उसका, जिसमें he talked about his subjective emotions. तो ये डेवलप हुआ और इसने एक्शन के जरिए अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. Other common characteristics of surreal plays are unexpected comparisons and surprise. So the most famous British playwright in the 20th century, and he is Samuel Beckett, और ये जो है ये इससे linked है. Then we have expressionism, जो कि ये term थी, ये जर्मनी में 1911 में सबसे पहले coin हुई. Expressionism also had its heyday during 20th century, although it had two distinct branches. और ये जो branches हैं इसमें it had characters speaking in short, direct sentences or in long lyrical expanses. So this type of theater usually did not name the characters and spent much time lamenting the present and warning against the future. Then we have epic theater. So epic theater Bertolt Brecht के साथ attach है, उससे जोड़ा जाता है. He rejected the realistic theater and he found that such plays were too picture perfect. So epic theater is based on Greek epic poetry. There are dramatic illusions such as stark, harsh lightning, black stages, and placards announcing the change of scenes, bands playing music on stage, and long discomforting kind of pauses. तो ये जो है हमने कहा कि drama should be made within its audiences, and he thought that epic theater would reinforce the realities that people were facing rather than challenge them. So epic theater had to preserve the social issues they portrayed. So अगरचे drama Greek theater से establish हुआ, basically Greek से जिन्होंने drama writing को start किया, लेकिन we find so many changes. अब इसी टाइम में अगर हम American literature को लें, so American literature को देख के we find the tragic जो एक conception है उसमें बहुत ज़्यादा change आया. अगर हम उसे compare करें like Greek mythology से लेके till या Greek theater से Shakespearean theater तक, और वहाँ से modern theater तक. So we find a lot of change, जो कि tragedy was the fall of a great man, और वो फिर great man से change होके एक king तक आ गई Elizabethan theater में, और modern life में वो common man तक आ गई, जिसको हम देखते हैं death of a salesman और the crucible में. तो domestic tragedies को भी रिवाज मिला इन modern American theaters में, या modern जो British theaters से इन्होंने उसमें एक common person की tragedy को भी tragedy समझा.